नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वेनेजुएला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है और तेल संसाधनों से भरपूर ये देश आर्थिक संकट, राजनीतिक खींचतान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में जब अमेरिका पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सीधे और आक्रामक कदम उठाने के आरोप या यूं कहें कि दावे सामने आए तो दुनिया की प्रतिक्रिया तेज हो गई, रिएक्शंस आने लगे। कुछ देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया तो कुछ ने इसे तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई कहकर समर्थन दिया। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर दो साफ धड़े बनते नजर आए। जियोपॉलिटिक्स आपको समझाएंगे इस पूरे वाकये में। एक धड़ा है जो कहता है जो वेनेजुएला और मादुरो के समर्थन में खड़ा है, और दूसरा धड़ा है जो अमेरिका की कार्रवाई को सही करार देता है और कम से कम जायज ठहरा रहा है। ये टकराव सिर्फ एक देश या फिर एक नेता तक सीमित नहीं है। ये शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतंत्र बनाम तानाशाही और संसाधनों की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल बन गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक बड़ा सवाल। अब सबसे पहले इस संकट की पृष्ठभूमि को समझते हैं, इसकी जड़ कहाँ है। वेनेजुएला कभी लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। तेल की कमाई ने देश को समृद्ध बनाया, लेकिन समय के साथ खराब आर्थिक प्रबंधन, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, इससे इन सब ने मिलकर के अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। महंगाई बढ़ी, रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। इसी बीच निकोलस मादुरो सत्ता में आए और उन पर चुनावी प्रक्रिया, मानवाधिकार और विपक्ष के दमन जैसे तमाम आरोप लगते रहे। अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी देशों ने मादुरो सरकार को लोकतांत्रिक मान्यता देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जबकि रूस, चीन, ईरान जैसे देशों ने संप्रभु सरकार के तौर पर समर्थन जारी रखा। अमेरिका की भूमिका क्या रही इसमें, वो समझिए, और टकराव क्यों बढ़ता गया। अमेरिका लंबे समय से असल में वेनेजुएला में सरकार बदलने की नीति अपनाने का आरोप झेलता रहा है। फिर चाहे आर्थिक प्रतिबंध की बात की जाए, राजनयिक दबाव की बात की जाए, विपक्षी नेताओं को समर्थन देने की बात की जाए, इन तमाम कदमों का मकसद अमेरिकी नजरिए से लोकतंत्र की बहाली बताया जाता है। तो वहीं वेनेजुएला और उसके समर्थक इसे आंतरिक मामलों में दखल मानते हैं। जब कथित तौर पर सीधे सैन्य या फिर सुरक्षा कार्रवाई की बात सामने आई तो मामला और ज्यादा विस्फोटक, आक्रामक हो गया और यहीं से वैश्विक राजनीति खुलकर सामने आ गई। वेनेजुएला के समर्थन में कौन कौन से देश हैं और क्यों हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले नाम आता है रशिया का। शक्ति संतुलन की लड़ाई है, उसका कहना है। रूस ने अमेरिकी कदम की कड़ी आलोचना की है और इस बीच मॉस्को का तर्क है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति के खिलाफ बाहरी कार्रवाई निंदनीय है, गलत है। विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। रशिया के लिए यह सिर्फ वेनेजुएला नहीं, यह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने और दुनिया में मल्टीपोलर ऑर्डर, कई ताकतों वाली दुनिया को मजबूत करने का सवाल भी है। अब आते हैं अगला, चाइना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दे रहा है। चाइना ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है और बीजिंग का साफ कहना है कि किसी देश की संप्रभुता सर्वोपरि होती है। बाहरी हस्तक्षेप खतरनाक मिसाल बन सकता है। चीन खुद भी कई बार हस्तक्षेप के आरोपों से बचना चाहता है और इसीलिए वो इस सिद्धांत को मजबूती से उठाता भी है। अब आते हैं अगले देश यानी कि क्यूबा पर। लैटिन अमेरिका की एकजुटता, क्यूबा ने इसे पूरे लैटिन अमेरिका पर हमला बताया है। ऐतिहासिक रूप से क्यूबा और वेनेजुएला करीबी सहयोगी रहे हैं। क्यूबा को डर है कि आज वेनेजुएला, कल कोई और ये सिलसिला पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। क्यूबा हालांकि छोटा सा देश है। ईरान, प्रतिबंधों का साझा अनुभव, ईरान का कहना है। ईरान ने भी अमेरिकी कदम की कड़ी निंदा की है, सख्त साफगोई के साथ। ईरान खुद लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है और इसीलिए वो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात जोर शोर से करता है। ब्राजील, क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता है उन्हें। ब्राजील ने इस कदम को खतरनाक मिसाल बताया। किसी निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है।
लैटिन अमेरिका में पहले ही राजनीतिक तनाव कम नहीं है, ये ब्राजील ने कहा है। अमेरिका के समर्थन में अब कौन है और क्यों है वो आपको बताते हैं। अर्जेंटीना, वैचारिक झुकाव। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई खुले तौर पर वामपंथी सरकारों के विरोधी माने जाते हैं। उनके लिए मादुरो सरकार तानाशाही का प्रतीक रही, इसीलिए उन्होंने अमेरिकी कदम को आजादी से जोड़ दिया है। इक्वाडोर, अपराध और सत्ता का सवाल वो खड़े कर रहे हैं। इक्वाडोर के नेतृत्व का तर्क है कि अब अपराधियों का साम्राज्य किसी भी कीमत पर चल नहीं सकता। वेनेजुएला की सत्ता पर अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। इन देशों के लिए यह मुद्दा लोकतंत्र बनाम तानाशाही है, न कि संप्रभुता का। जो विपक्ष में है उनके लिए संप्रभुता का मुद्दा है और इनके लिए अपराध का मुद्दा। यूरोप की भी दुविधा है। इटली का उदाहरण उन्होंने दिया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया बीच का रास्ता अपनाती हुई नजर आती है। उन्होंने मादुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी है, लेकिन साथ ही कहा कि सैन्य कार्रवाई हमेशा समाधान नहीं होती है, यानी कि वो हाँ भी कह रही हैं और ना भी कह रही हैं। यूरोप के कई देश इसी असमंजस्य में नजर आते हैं। एक तरफ मानवाधिकार है और लोकतंत्र है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति, दोनों के बीच में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बड़ी वजह है तेल संसाधन और रियल पॉलिटिक्स। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़ा तेल भंडार है। ऊर्जा संकट के दौर में तेल की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ऊर्जा और संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। आम लोगों पर इसका सीधा असर है और कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में कौंध रहे। राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है। प्रतिबंधों से दवाइयां, खाने पीने के सामान, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सब कुछ बढ़ जाता है। और चाहे कोई भी धड़ा सही हो, कीमत अक्सर जनता चुकाती है। अब सवाल उठता है आगे क्या होगा, संभावित रास्ते कौन से होंगे, कूटनीतिक समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बातचीत होगी, मध्यस्थता की जाएगी। तो सवाल है प्रतिबंधों में ढील देना, मानवीय आधार पर क्षेत्रीय पहल करना। लैटिन अमेरिकी देशों की भूमिका भी इसमें ज्यादा मजबूती के साथ देखने को मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र की सक्रियता। अब सवाल यह है कि दुनिया बट क्यों रही है, ये जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं ये क्यों बेहद खास हो जाते हैं। आज दुनिया में कोई एक महाशक्ति सब कुछ तय बिल्कुल नहीं कर सकती, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। हर देश अपने हित, विचारधारा और रणनीति के हिसाब से खड़ा होता है। वेनेजुएला का मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि ये भविष्य की वैश्विक राजनीति की झलक देता है, जहां ताकत है, कानून है, नैतिकता है, संसाधन है, सब एक दूसरे से टकराते हैं। और आज अगर वेनेजुएला के मुद्दे पर कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ, वेनेजुएला के मुद्दे पर मौन रहना असल में मौन समर्थन है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि आप देश के लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं और आप चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। आपको जो पसंद आ रहा है आपने उसको वोट किया। आप किसी के विरोध में हो सकते हैं, किसी के साथ हो सकते हैं। और अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा एक ऑप्शन है, आप नोटा को भी प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ वैश्विक हित भी होते हैं। अगर आप उसमें सहमति नहीं दे रहे हैं, असहमति नहीं दे रहे हैं या न्यूट्रल स्टैंड के साथ में अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज इंडिया के लिए है, तो आप सहमति दे रहे हैं और ये भविष्य के लिए चिंताजनक है। जैसे वहां के राष्ट्रपति को उठाया गया, किडनैपिंग की गई और ये सीधे तौर पर आतंकवाद है। वो कहीं भी हो सकता है, दूसरा घर कोई भी हो सकता है, पड़ोसी का, पड़ोसी के पड़ोसी का, उसके पड़ोसी का या हमारा किसी का भी हो सकता है। इसलिए अपना स्टैंड क्लियर करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वेनेजुएला के घटना के बाद कुछ ज्यादा अलग सी नजर आ रही है। कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, कुछ कंफ्यूज्ड है और कुछ ने तो बयान दिया भी नहीं है। और जिन्होंने बयान दिया नहीं है उनके लिए ये लास्ट का मैसेज था। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।